दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम फ्रंट पेज से करेंगे। फ्रंट पेज में आप पहली न्यूज़ देख रहे हैं, 18 से 44 का जो एज ग्रुप है ना, इनको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू हो सकता है, लेकिन ये सुविधा अभी फ़िलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल में ही शुरू हो पाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको कोविन जो ऐप है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है सरकार की तरफ से। और जब केंद्र सरकार से पूछा गया कि सरकारी हॉस्पिटल का क्या होगा, तो उनका ये कहना है, देखो ये स्टेट के ऊपर निर्भर है कि वो अपने सरकारी हॉस्पिटल में इस एज ग्रुप को वैक्सीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यूज़ की कि न्यूज़ में क्या बताया गया है। तो कोविड-19 की जो बीमारी है उड़ीसा पर बिल्कुल चोरी छिपे शिकार कर रही है अब गाँव का भी। उड़ीसा का रिमोट एरिया है, नौपादा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, दूर दराज का एक ज़िला पड़ता है। ठीक, इधर पर भी केसेस बढ़ने के कारण जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, चाहे बेड हो, आईसीयू हो, ऑक्सीजन हो, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस में आ गई हैं, ऐसा इस न्यूज़ में बताया है। अब बात करते हैं हम विक्रमपुर विलेज की। ठीक है, ये जो एक हेल्थ वर्कर हैं, एक विलेजर का टेम्परेचर चेक कर रही हैं उनके घर घर जाकर। ये है नौपादा डिस्ट्रिक्ट की कहानी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुरलीधर कांड, 52 साल इनकी एज है। इनका ये कहना है कि 18 दिन बीत चुके हैं जब से मैं कोविड-19 पॉजिटिव हुआ हूँ। इसके साथ साथ मेरा जो भाई है श्यामधर, जिसकी एज 45 है, उसको भी आना जाना उसको भी डिसीज लगा ही रहता है, उसको भी बीमारी लगी रहती है, ऐसा इनका कहना है। आगे और कौन कौन सी समस्याओं का इनको सामने करना पड़ता है उनके बारे में ये कहते हैं। ठीक है, एमआर कांड का कहना है कि जब से हम कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बहुत ही कम जो है हम शॉपिंग के लिए बाहर जा पाते हैं, और जो वेंडर्स होते हैं ना, वो कभी कभार आ जाते हैं। बाहरी जो दुनिया है उससे हम एकदम कट से गए हैं, अलग से हो गए हैं, हम बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी इनकी कहानी है। वेंडर्स मतलब होता है जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं ना, उनको वेंडर्स कहा जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ किसान आंदोलनों से लेकर है। जो फार्मर्स हैं वो अभी भी स्टेट फास्ट बने हुए हैं, मतलब अपने रीजन पर, अपनी जो बात पर है वो आज भी अडिग हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, लगभग इनके 5 महीने कंप्लीट होने को हैं, लेकिन प्रोटेस्टर अभी भी अनमूव्ड हैं, जहाँ के वहीं हैं। पिक्चर भी आप देख ही रहे हैं। आगे एक गुरमीत सिंह हैं, उनका ये कहना है, देखो कुंभ मेले में इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, सरकार ज़ोर शोर से रैलियां कर रही, तब तो कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन जब फार्मर यहाँ पर इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कैसे कोरोना फैलने लगा। ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई ना। सरकार कोरोना के बहाने से हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है, ऐसा गुरमीत सिंह का कहना है। आगे कुछ किसानों का ऐसा कहना है कि जो मूवमेंट चल रहा है वो कंटिन्यू चलते ही रहेगा, जैसा वो करेंटली गोइंग ऑन है, करेंटली जैसा चल रहा है, और किसान इससे कोई खासे प्रभावित होने वाले नहीं हैं इस पेंडेमिक से, क्योंकि हम जो है ना ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में काम कर चुके हैं जिससे कि हमारे अंदर इम्यूनिटी बिल्ट हो गई है, तो हमें तो कोरोना से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ किसानों का भी कहना है। आगे किसानों का ये कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो बार बार फेल हो रही है। ठीक है, क्या अच्छा हम पीपल के लिए कर सकते हैं, इसमें केंद्र सरकार बार बार फेल हो रही है पूरा साल। ठीक है, हम देख रहे हैं
कैसी कैसी सिचुएशन सामने आ रही, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड फैसिलिटीज़, पूरी साल हम यही देख रहे हैं। और ये भी उन्होंने का ये कहना है कि उन चीज़ों में तो केंद्र सरकार कंसंट्रेट नहीं कर रही, उसका कंसंट्रेशन जा रहा है किधर, कि कैसे करके हम फार्मर्स के आंदोलन को दबा सकें। लेकिन हम एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, ठीक। यदि लॉ जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो हम यहाँ पर जो है मर जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। आगे कुछ एनजीओज़ हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड वो फार्मर्स को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनको जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी कंसर्न वाली बात उनके लिए ये है कि चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो, ठीक है, क्या है, विजिटर्स लोगों का आना जाना लगा हुआ है ना, इसलिए जो कोविड-19 का प्रकोप है ना वो यहाँ पर बढ़ सकता है। आगे कुछ कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि फार्मर्स लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि मास्क लगाकर कोई बाहरी आदमी घुसपैठ ना कर बैठे और कोई ऐसा उपद्रव वगैरह ना हो जाए। इसी के चक्कर में जो इनफिल्ट्रेटिंग को रोकने के लिए ना प्रोटेस्टिंग साइट में ये किसान ऐसा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, वैक्सीन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर कम हुआ है। आगे ये जो एनजीओ है इसका ये कहना है कि हम फार्मर्स को तो कहते ही हैं कि आप अपना ख्याल रखिए वैक्सीन, और इसके साथ साथ में हम सरकार से ये भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन के सेंटर यहाँ पर स्थापित किए जाएं और जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ है ना वो किसानों को दी जाएं। ऐसा नहीं है कि हम केवल किसानों को कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए उसी से आप बच जाओगे, सरकार को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि सभी काम जो है आसानी से हो सके। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक स्कीम है साइबर स्कीम, ठीक है। इसमें ये बात बताई गई है कि अभी इस स्कीम के अंतर्गत कुछ वॉलंटियर को हमें लिस्ट करना था। वॉलंटियर मतलब ऐसे लोग जो फ्री में काम करते हैं, जो कि ये बता सकें कि कौन व्यक्ति साइबर क्राइम वाले अपराध में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी लिस्ट अभी कोई तैयार नहीं हुई है। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो केंद्र सरकार का कहना है कि आप जो है डायरेक्ट स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हो कि ये साइबर स्कीम का भी क्या हुआ, क्या कोई इसमें वॉलंटियर शामिल हुआ है, स्वयंसेवक दल, ऐसी ये न्यूज़ आई है। किसी ने क्या है ना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग करते हुए एक सूचना मांगी थी इस स्कीम से रिलेटेड। तो जवाब में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि देखो, हमने कोई ऐसी लिस्ट को मेंटेन नहीं किया है जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, ठीक है, लेकिन जो वॉलंटियर है ना जो इनरोल हुए हैं साइबर क्राइम वाइल्ड वॉलंटियर प्रोग्राम के अंतर्गत, उसकी जानकारी हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो पुलिस है ना, पुलिस वाला जो डिपार्ट होता है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, अंडर 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा होम मिनिस्ट्री का कहना है। आगे थोड़ी सी चीज़ें और भी क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है ना, इसने एक वेबसाइट बनाई है cybercrime.gov.in। इसका उद्देश्य था कि साइबर क्राइम वॉलंटियर को हम इसमें शामिल करें इस लिस्ट में, ताकि जो इंटरनेट पर अनलॉफुल कंटेंट है ना उसको हम कमज़ोर कर सकें या फिर उसको हम कम कर सकें। इसके लिए ये जो योजना सरकार ने लाई थी। और लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि कुछ कुछ फ्रीडम फाउंडेशन है, जैसे कि IFF है, NGOs टाइप के जो होते हैं ना, उनका ये कहना है कि इससे सर्विलांस का कल्चर डेवलप होगा।
ठीक है। और हो सकता है लोगों की एक दूसरे के कारण शत्रुता हो, इसके चक्कर में भी वो अपना बदला लेने के लिए ऐसा का कदम उठाएं। ठीक है, बदले की भावना भी इसमें शामिल हो सकती है। दूसरी बात ये है, सोशल डिस्ट्रस्ट इसमें पैदा होगा, सामाजिक भेदभाव इसमें पैदा होने वाला है। इससे क्या होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की, ठीक है, ऑनलाइन एक्टिविटी की रिपोर्ट कर सकता है, इसलिए पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रस्ट इसमें इनकरेज होने वाला है। आगे जो या सूचना प्राप्त की गई थी ना, उसमें ये भी क्वेश्चन किया गया था कि जो 2020-21 वाला जो आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बजट है 2020-21 का, इसमें एक्सपेक्ट किया गया था कि 500 वॉलंटियर रहेंगे, 200 साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रमोटर रहेंगे और 50 साइबर एक्सपर्ट रखने का रहा था। लेकिन इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन इस सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा नहीं दी गई है। अब यदि हम जानें कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कीम क्या है, तो इसको यूनियन होम मिनिस्टर ने जनवरी 2020 में लॉन्च किया था। इसी के अंतर्गत ही नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट जो है स्थापित की गई थी, जिसमें साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम को हमने कॉन्स्टिट्यूट किया। ये इसी स्कीम का एक हिस्सा था और इसको अप्रूवल मिला था अक्टूबर 2018 में। और लगभग इसमें कुछ कॉस्ट भी आंकी गई थी कि कितना एस्टिमेशन आने वाला है, तो 415.86 करोड़ एस्टिमेट किया गया था कि इसकी वैल्यू टोटल इतनी होने वाली है। और ये जो स्कीम है ना, इसमें कुछ और भी कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि 69.8 करोड़ का भी एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है, 2021-22 के बजट में। इसके बाद हम देखने वाले हैं ट्विटर से एक न्यूज़। सरकार ने ट्विटर को कुछ पोस्ट को डिलीट करने का ऑर्डर दिया था, तो इसके बाद लगभग ट्विटर ने 50 पोस्ट को अपने प्लेटफार्म से ना डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया। ज़्यादातर यदि हम मेजॉरिटी की बात करें कि इनमें कौन सी बातें लिखी थी, तो ये, ठीक है, लगभग इनमें क्रिटिकल, मतलब इनकी केंद्र सरकार की इसमें आलोचना की गई थी, कैसे केंद्र सरकार पेंडेमिक को हैंडल कर रही है। कुछ कमियां भी हैं, ठीक है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ बेड्स है, मेडिकल ऑक्सीजन है, ये सारी बातें इन पोस्टों में लिखी गई थी। इन पोस्टों में कई सारी समस्याओं को उठाया गया था, जैसे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज है, बेड्स की कमी है, मास क्रीमेशन किया जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो शवों को जलाया जा रहा है ना, और जो कुंभ मेला है वहाँ पर कैसी गैदरिंग हो रही है पेंडेमिक के दौरान, यही सारी बातें पोस्ट में लोगों ने लिखे थे। और जबकि यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, ये जो ब्लॉकेड है ना इंडिया में व्यू होने वाला ट्वीट्स का, ये यहाँ पर तो ब्लॉक लग जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू रिमेन विजिबल आउटसाइड द कंट्री, ऐसा यहाँ पर बात बताई गई है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल पोस्ट को ही डिलीट किया गया है, इसके अलावा जो कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स थे ना, इनको भी रिमूव किया गया है। जैसे कि कई सारे यहाँ पर नाम बताए गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पवन खेरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, मिनिस्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल मोलोय घाटक, ऐसे पर्सन के नाम भी यहाँ पर बताए गए। इसके बाद हम देखने वाले हैं एक म्यूजिशियन हैं जिनका नाम है राजन मिश्रा। इनकी कोविड-19 के कारण डेथ हो गई थी, जिनकी एज 70 बताई जा रही। इनको पद्म भूषण अवार्डी थे ये। आगे थोड़ी बहुत इनकी लाइफ के बारे में बताया जाता है कि ये बनारस घराना से बिलोंग करते थे, और इनके साथ साथ में इनके जो साजन मिश्रा है ना, इन्होंने अपने आप को, ठीक है, किस स्टाइल में लाया था संगीत की, तो ख्याल स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगिंग।
अब यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड का उल्लेख किया गया है, तो हम कुछ अवार्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत रत्न को। तो भारत रत्न जो अवार्ड है ना, एक नागरिक पुरस्कार है जिसको कला हो, साहित्य हो, साइंस हो, या फिर बड़े पैमाने पर कोई जनसेवा में अच्छा काम करता है ना, तो इसके लिए उस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है, इसको 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और यदि हम इसके मेडल की बात करें ना, तो पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र इसमें अंकित किया जाता है। अब नंबर 1 है भारत का भारत रत्न। सेकंड नंबर पर आता है पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद सेकंड सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, इसे भी भारत रत्न के साथ में 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से चालू कर दिया गया था। पद्म पुरस्कारों को 3 प्रकार से बांटा गया है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। तो इनको पद्म भूषण मतलब बीच वाला सेकंड नंबर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो देखिए, पद्म विभूषण सबसे पहले नंबर पे आता है। कोई सरकारी कर्मचारी यदि अपनी अच्छी सेवाएं देता है या फिर कोई विशेष क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया उल्लेखनीय काम करता है, तो ये होता है सेकंड नंबर का, ठीक है, पुरस्कार। पद्म विभूषण कहते हैं अपन इसको। ठीक है, पहला हो गया अपना भारत रत्न। इसके बाद आता है पद्म भूषण, जो कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये भी किसी भी क्षेत्र में कोई स्पेशल काम यदि आप करते हो, तो ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्म भूषण, जो कि इनको मिला है। यदि हम बात करें पद्मश्री के ना, तो इसका नंबर आता है चौथा लगता है। यदि आप किसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया विशेष काम करते हो, तो पद्मश्री जो पुरस्कार है ना, वो है चौथे नंबर का इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक मोस्ट सीनियर जस्टिस हैं, ठीक है, 9वें नंबर के, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन खैर, इनकी डेथ में ये नहीं बताया गया है कि क्या इनकी डेथ कोविड-19 के कारण हुई है। इनकी एज 62 बताई जा रही। ठीक है, इनकी डेथ हुई है गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में संडे की मॉर्निंग में। और जब इनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया, तो इनमें लंग कॉम्प्लिकेशन मतलब फेफड़े से रिलेटेड कुछ बीमारी डेवलप होने लगी थी। इसके लिए ही इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1958 में। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को इनरोल्ड कराया था एडवोकेट वकील के रूप में। 1980 में ये वकील बने। अब बढ़िया इन्होंने इसके बाद प्रैक्टिस की धारवाड़ में। इसके बाद इन्होंने, ठीक है, एक चैम्बर ऑफ एडवोकेट व्हेन सी वाज, है ना, ही वाज देन शिवराज वी पाटिल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में जस्टिस बने। यदि हम स्पेशलाइजेशन की बात करें ना, कि ये किस किस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड थे, तो सिविल हो, क्रिमिनल है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के मामले में ये विशेष ख्याति वाले व्यक्ति थे। आगे फिर कुछ और भी यदि हम इनकी लाइफ की बात करें, 1999 से 2002 तक, ठीक है, ये कर्नाटका के स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में इन्होंने काम किया। इसके बाद में इनको परमानेंट जज के रूप में कर्नाटका हाई कोर्ट में सितंबर 2004 में अपॉइंट किया गया, और फिर चीफ जस्टिस बने ये केरला हाई कोर्ट के 2016 में। इसके बाद फिर और भी इन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किया 17 फरवरी 2017 को। और यदि इनकी रिटायर्ड का शेड्यूल की बात करें ना, तो 4 मई 2023 को ये रिटायर होने वाले थे।
देखिए, न्यूज़ आई है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, ठीक है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में उतनी कोई ख़ास खबरें आई नहीं हैं, इसलिए हम अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात सिटीजनशिप की होती, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, या तो वो किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, या तो वो हाई कोर्ट की नहीं है तो फिर उन्हें 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम करना पड़ेगा, या फिर किसी हाई कोर्ट या फिर न्यायालयों में लगातार 10 साल तक आप यदि वकील रहे हैं तो आप, ठीक, न्यायाधीश बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की दृष्टि में आपको कानून का नॉलेज होना चाहिए। देखें, यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एक बार वहाँ से छुट्टी पा लेते हैं, अवकाश पा लेते हैं, तो फिर वो किसी भी न्यायालय में या फिर किसी भी अधिकारी के सामने वो वकील का काम नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि हम पद और गोपनीयता की बात करें तो इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है ना, राष्ट्रपति की उसको पहले स्वीकृति लेना पड़ता है, ठीक है। दिल्ली के अतिरिक्त यदि कहीं भी किसी भी स्थान पर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की उनको बैठ के बुलाना है तो वो बुला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति जरूरी है। अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। और यदि हम बात करें कि न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए यदि हमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, तो जज बनना है, तो इसके लिए तो कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यदि आप एक बार नियुक्त हो जाते हो उस पोस्ट पर, ठीक है, तो आपके रिटायर होने की जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यमन से। तो यमन को हम मैप में देखते हैं, यमन कहाँ पर स्थित है। तो मैप में ये यमन है और इसकी राजधानी साना है। ये पूर्व की तरफ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ओमान के साथ में, और यदि इसके उत्तर वाले हिस्से की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा टच करता है सऊदी अरब के साथ में, ठीक है। और एक द्वीप है यमन का ही, सोकोत्रा द्वीप, इसके निचले वाले और पूर्वी हिस्से में ये स्थित है। इसके बाद यदि हम बात करें लाल सागर की, तो इसके पश्चिमी वाले हिस्से में लाल सागर स्थित है, और इसी के नीचे तरफ एक देश स्थित है जिबूती, ठीक है, इरिट्रिया, और ये है सोमालिया। ये सारे देश इसके आइट साइड में स्थित हैं। न्यूज़ की बात करते हैं, यमन के जो रेबल्स हैं, मतलब विद्रोही हैं ना, वो एडवांसेस हो रहे हैं मारिब की तरफ से, और इसी के चक्कर में क्या है, लगभग 65 लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हाउदी जो है ना, इन्होंने फुल कंट्रोल कर लिया है। कौन से एरिया में? नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है ना, कसारा बैटलफील्ड। आगे इसमें बात बताई जाती है यमन के जो विद्रोही हैं हाउदी रिबल्स, वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट गेन्स को हासिल कर रहे हैं, जो कि एक गढ़ रहा है, सेफ प्लेस रहा है, उधर भी ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मारिब सिटी, इसके किनारे वो पहुंचने वाले। कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, इंजरी हो रही हैं, इसके बावजूद वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मिलिट्री सोर्स का कहना है संडे को। अब यदि हम बात करें मारिब की और उसके सराउंडिंग में जो भी ऑयल के फील्ड्स हैं ना, ये मिला के कहना चाहिए धन का एक सोर्स है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए। इनको छोड़ के जो भी एरिया है ना, वो रेबल्स की कंट्रोल में, यहाँ तक कि कैपिटल साना भी। और ऐसा माना जाता है कि लगभग ना एटलीस्ट 65 लोगों की डेथ हुई है पास्ट 2 दिन में।
ठीक है, जिनमें से तो 26 लॉयलिस्ट हैं और 4 ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट सोर्स का ऐसा कहना है। और ये जो ईरान समर्थित हाउदी है ना, वो बहुत ही कम अपने लॉस को डिस्क्लोज करते हैं, मतलब पब्लिक के सामने रखते हैं कि हमें इतना नुकसान हुआ है करके, ऐसा सरकार कहती है। थोड़ी सी जानकारी है ये जो हाउदी रिबल्स है ना उनसे रिलेटेड। तो इनका जो आंदोलन है इसका नाम इससे जो जुड़े हुए परिवार हैं उनके कारण पड़ा था। ये जो फैमिली है सऊदी अरब की सीमा पर जो यमन स्थित है ना उसके उत्तरी प्रांत है सादा, यहाँ पर रहती थी। अब ये जो आंदोलन वो लोग कर रहे थे वो एक युद्ध में बदल गया है। ठीक है, 2004 में यमन के जो पूर्व के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला सालेह को इन्होंने चुनौती दिया। इसके बाद से ही इनका जो हाउदी रिबल्स का इफेक्ट है ना यहाँ पर बढ़ गया था। इसके बाद में क्या हुआ, 2014 तक तत्कालीन जो राजधानी थी यमन की साना और देश का जो उत्तरी वाला एरिया था, नॉर्थ वाला एरिया था, यहाँ पर जो हाउदी रिबल्स है ना वो मजबूत हो गए थे। कई सारे देश ऐसे हैं जो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ये जो पश्चिमी वाला जो देशों का ग्रुप हो, ठीक है, ये लोग ये मानते हैं कि हाउदी रिबल्स की हेल्प ईरान करता है, ईरान इनको हथियार सप्लाई करता है। लेकिन जो हाउदी रिबल्स है ना वो लोग इस बात से मना करते हैं कि हमें ईरान सहायता करता है। यहाँ तक माना जाता है कि सेना के ही कुछ लोग ना इस रिबल्स के साथ में जुड़ गए हैं। लगभग 60% सैनिक इस रिबल्स के साथ में जुड़ गए हैं। अब बात की जाती है इनकी हिस्ट्री की। ठीक है, 1980 का जो दशक था उस टाइम में हाउदी रिबल्स का उदय हुआ था। यमन का नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर शिया इस्लाम की एक शाखा है, जायडिज्म है ना, इसके जो बागी हैं इनके साथ साथ में एक आदिवासी संगठन बन गया। ये पूरी तरह से सलाफी विचारधारा के जो विस्तार हो रहा उसके विरोध में थे। इन्होंने ये देखा कि जो अब्दुल्ला सालेह है ना उनकी जो आर्थिक नीति है उत्तरी क्षेत्र में सही नहीं है। इसी के कारण जी जो है उत्तरी क्षेत्र में असमानता बढ़ी और इस असमानता से ये लोग नाराज थे। बाद में यही लोग 2000 के दशक में एक नागरिक सेना बना लेते हैं। 2004 से लेकर 2010 तक सालेह की सेना से 6 बार युद्ध इन्होंने किया था। 2011 में अरब का हस्तक्षेप हुआ, इसके बाद युद्ध शांत हुआ।